नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय हार्डिया, जो पिछले 32 वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथ से लोगों का इलाज कर रहे हैं। आप कैंसर विशेषज्ञ हैं और देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आपने एमडी किया है और पिछले कई सालों से वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। ये एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी विधा है जिसमें हर्बल के ज़रिए कैंसर मरीज को दर्द मुक्त किया जाता है और कैंसर का जड़ से समूल नाश किया जाता है। आप डायरेक्टर भी हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ इंस्टीट्यूट के और आपके 2 अस्पताल हैं, खास तौर पर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल जो 100 बिस्तरों का अस्पताल है, उसके आप डायरेक्टर हैं। डॉक्टर हार्डिया, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर हार्डिया, जैसा कि मैंने आपके परिचय में बताया अपने दर्शकों को कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक डिग्री है और एक विधा है, पैथी है। जिस तरह से होम्योपैथी होती है, जिस तरह से एलोपैथी होती है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक विधा है। ये क्या है, इसके लिए बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सर सभी का स्वागत है, सभी दर्शकों का। मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये 5वीं चिकित्सा पद्धति है और ये इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसका इन्वेंशन डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो थे 1865 में इन्वेंशन किया था और ये मेडिसिन पूर्णतः हर्बल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। हम देखेंगे कि एक पैरासेल्सिस नाम के वैज्ञानिक हुए 15वीं शताब्दी में, जिन्होंने एक अपने प्रिंसिपल बताए थे। एक ये बताया था कि पौधों में विद्युत शक्ति होती है और एक बताया था लाइक और लाइक, ये समानता तो समानता का शयन होता है। इन 2 सिद्धांतों पे, एक सिद्धांत पे समानता तो समानता का शयन होता है, उस पर होम्योपैथी का इन्वेंशन हुआ, डॉक्टर सेवन हैनोमन ने किया। और इसके बाद में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने ये देखा कि वेजिटेबल जो पौधे होते हैं उसमें विद्युत शक्ति होती है और ये विद्युत शक्ति जो नेचर जो है हमारा, जो नेचर से जो प्लांट्स सनरेज से और पृथ्वी से जो अपने भोजन के रूप में जो लेते हैं, वो एनर्जी के रूप में अपना भोजन जो लेते हैं, उसको उन्होंने फर्मेंटेशन मेथड से मेडिसिन्स बनाई और उस मेडिसिन्स में एनर्जी है, हम फील कर सकते हैं। हमारे मरीज को हम देते हैं, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को 2 मिनट और 5 मिनट में ही आराम होता है। इसका जो प्रभाव है, बिल्कुल क्या कैंसर मरीज को भी 2 मिनट में 5 मिनट में आराम हो जाता है? जो दर्द से जो पीड़ित हैं, बहुत दर्द हो रहा है, हम मेडिसिन असहनीय दर्द मेडिसिन का हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं और करते से ही 2 मिनट में हमारा ट्रीटमेंट चालू, आराम होता है और 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के अंदर उसको दर्द से राहत मिलती जाती है। चमत्कार है ये। जी बिल्कुल। तो मैं बिजली की तरह ही काम करती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो रखा गया। डॉक्टर हार्डिया, सबसे पहले तो मैं आपके अस्पताल के बारे में जानना चाहता हूं कि जो आपका कैंसर हॉस्पिटल है, 100 बिस्तरों का बहुत लोकप्रिय हॉस्पिटल है, इसका शुभारंभ कब हुआ और इस अस्पताल में मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, इसका जो शुभारंभ है, हमने 18 दिसंबर 2019 को इसका हमने शुभारंभ किया और हमारा एक हॉस्पिटल जो है पूर्ण रूप से एक एलोपैथी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर सभी सुविधा मौजूद हैं। सभी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन विंग है और हॉस्पिटल में आईसीयू है, एनआईसीयू, सभी सुविधा उपलब्ध हैं। चूँकि हम देखते हैं कि हमारे जो कैंसर मरीज होते हैं, वो मरीज बहुत ही तकलीफ के साथ आते हैं, तो उन्हें बहुत सारे लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो सभी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पेन एंड पैलिएटिव, जी, वो उसकी आवश्यकता कब पड़ती है? पेन एंड हम ये देखते हैं कि जब कैंसर होता है, जब कैंसर ही बड़े बड़े हॉस्पिटल में डायग्नोस्ड होता है, जब कोई तकलीफ होती है तो मरीज पहले जनरल डॉक्टर को दिखाता है, फिर उससे उसको आराम नहीं होता है तो फिर वो बड़े सेंटर में जाता है और जब वहाँ पे उसका सीटी स्कैन किया जाता है तो पता लगता है कि इसे कैंसर है। फिर उसकी बायोप्सी लेते हैं, उसके बाद में सर्जन ये बोलते हैं कि भाई हमें इसका ऑपरेशन करना है, तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद जैसे ही कीमोथेरेपी की बात आती है तो हम बोलते हैं कि जब पेशेंट को यदि कीमोथेरेपी की आवश्यकता लग रही है तो ये पैलिएटिव केयर में ही आता है। सर्जरी के बाद जो भी ट्रीटमेंट कैंसर में होता है वो पेन एंड पैलिएटिव केयर में आता है, वो आपके अस्पताल में होता है। जी। ये जो आपकी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, ये किस तरह से कार्य करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ।
ये यदि नॉर्मल एनर्जी के साथ हमारे ब्लड में फ्लो, हमारी बॉडी में फ्लो होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं। यदि ब्लड और लिम्फ दोनों में से यदि कोई इम्पेयर हो जाए या दोनों इम्पेयर हो जाते हैं तो हमें डिसीज़ होती है। ये बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। और यदि हमारी जो मेडिसिन है इसमें ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं, तो हम यदि प्यूरिफाई कर देंगे तो हर डिसीज़ इसमें क्योर, शुद्धिकरण। तो ब्लड और लिम्फ को हम प्यूरिफाई कर देते हैं। इसमें ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को, मतलब आप रक्त कोशिकाओं को शुद्ध करते हैं। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ, आम आदमी की भाषा में कहूँ, तो आप खून में जो गंदगी आ गई है, खून में जो वायरस आ गया है या दूषित हो गया है, उसको आप साफ करने का काम करते हैं। रक्त शोधक हैं आप। अब मैं ये भी आपसे डॉक्टर हार्डिया जानना चाहूँगा कि आप बार बार मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किस तरह की मेडिसिन दी जाती है, और ये दवाएं कैंसर जो बहुत घातक बीमारी है और जिसके बारे में कहा जाता है कि असाध्य बीमारी है, शायद ठीक नहीं होती है, इस बीमारी में ये किस तरह से चमत्कारिक काम करती है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारी मेडिसिन प्लांट से बनी हुई है। इसमें 114 प्लांट्स लिए गए हैं और ये प्लांट्स जो लिए गए हैं इसमें फर्मेंटेशन मेथड से, कोएबेशन मेथड से इसकी मेडिसिन का एसेंस निकाला जाता है और उसके बाद में इस मेडिसिन का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ये 114 पौधों में कुछ खास पौधों के अगर आप मुझे नाम बता पाएं। जी, इसमें बहुत सारे इसमें पौधे हैं इसके अंदर, जैसे एलियम सेपा है, पिजम सटाइवम है, कोनियम है। इनके कुछ साधारण चलताऊ नाम है, जैसे आंवला होता है, या इस तरह कोई नाम है इनके जो आप जो नाम बता रहे हैं साइंटिफिक नेम है? जैसे हम कहेंगे बेलाडोना है। अच्छा। इसको हम आम भाषा के अंदर हम जो सीजी के पे हम जो चढ़ाते हैं, बेल, क्या बोलते हैं इसे हम, बेल का फल होता है, बेल पत्र जिसको हम बोलते हैं। बेल पत्र भी है, और तुलसी है, तुलसी का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे इंडियन प्लांट्स हैं जिसका हम सामान्य भाषा में उसको प्याज बोलते हैं, इसका भी यूज़ किया जाता है। लहसुन है, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन प्लांट्स भी है जिसका हम इसमें यूज करते हैं। तो आपकी विधि जो है वो प्लांट्स के जरिए, जी, प्लांट्स बेस ही मेडिसिन हमारी। और ये चमत्कारिक असर कैसे दिखाती है? चमत्कारिक असर ये हम कहते हैं कि हमने प्लांट्स की एनर्जी हमने ली है, प्लांट्स को हम इतना प्यूरिफाई करते हैं तो उसके अंदर से जो अल्कोलाइट्स होते हैं, वो अल्कोलाइट्स और केमिकल्स, वो हम सब उसको प्यूरिफिकेशन में उसको निकाल देते हैं और उसमें केवल एनर्जी होती है। एनर्जी को यदि सामान्यतः मैं कहूँ कि मैं यदि आपकी बॉडी में हमारी मेडिसिन को मैं टच कर दूंगा तो टच करते से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। आप पे यदि 2 व्यक्ति भी खड़े हो जाएंगे तो आप अपना बाहर सहन कर पाएंगे। मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जितनी देर मेरी चर्चा हुई है 2-4-10 मिनट की, उसमें मुझे बात समझ में आ रही है कि आपका जोर या आपकी जो पैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उसका जोर है ऊर्जा, एनर्जी पर। जी बिल्कुल। क्या इसको आप प्रमाणित कर पाएंगे कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी के लेवल को सुधार देने से कैंसर कैसे ठीक होता है? इसके लिए एक हमारे पास एक और है, हमारे पास ओरा इमेजिंग, एक स्कैन है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों के अंदर एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। बिल्कुल, ऊर्जा चक्र जिनको हम बोलते हैं। और ये जो 7 चक्र हैं, ये हमारे 7 ग्लैंड्स से, हमारे शरीर में 7 ग्लैंड्स होती हैं जी, उससे जुड़े हुए होते हैं। और जो 7 ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको ये कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। तो इसमें जब एनर्जी का सर्कुलेशन कम हो जाता है या ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी हो जाती है तो हमें डिसीज होती है। हमारे पास जो एक मैंने बताया कि हमारे पास एक बायो इमेजिंग, एक एनर्जी, एक FDA अप्रूव्ड एक वो है, स्कैनर है, उसके द्वारा हम यदि आपकी एनर्जी का हम टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे 7 चक्रों में से यदि किसी का 50% या उससे कम है तो हम बता देंगे कि आप 6 महीने बाद फलानी बीमारी से, फलाने ऑर्गन से आप पीड़ित हो सकते हैं। पहले ही बता देते हैं, हम बता देंगे कि ये इस तरह की बीमारी को आपको आने की संभावना, आशंका है 6 महीने 8 महीने बाद आपको ये तरह की बीमारी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ये आदमी को अगर 8 महीने पहले मालूम पड़ जाए कि उसके ऊपर उसको हार्ट अटैक आने वाला है, उसकी किडनी खराब होने वाली है, तब तो वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। मैनेज कर सकते हैं पहले हम। इट्स अ ट्रेमेंडस। बिल्कुल, हम योगा करके या हमारे खान पान में परिवर्तन करके, एक्सरसाइज करके हम उस डिसीज से हम बचाव पहले ही हम कर सकते हैं। तो वो हमारे पास वो भी मौजूद है। और यदि हम ये कहेंगे कि हमने यदि आपका टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद हमने देखा है कि आपका कोई चक्र वीक है और वो 40% बता रहा है, हमारी मेडिसिन जैसे ही हम आपकी बॉडी में टच करेंगे
आपको चक्र 40% वाला है वो 80% में पहुंच जाएगा। मेडिसिन का इफेक्ट, और आपके पास कोई मशीन है जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये चक्कर 80 में पहुंच गया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको सामने ही हम बताएंगे आपको। वो मशीन है आप आपके जब भी पास? टॉक शो करेंगे तो मैं आपके साथ सामने वो मशीन लेकर बैठेंगे आप? हम आएंगे, आपको बताएंगे कैसे हम। मैं भी बहुत उत्सुकता से अपनी ऊर्जा जांचना और नापना चाहूँगा कि आखिर मैं ऊर्जावान हूँ तो कितना, और हूँ भी कि नहीं हूँ, ये भी मेरे जिज्ञासा का विषय होगा। लेकिन डॉक्टर हार्डिया, ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए, कैंसर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे कैंसर मरीजों से मेरा संबंध रहा है, मेरे परिवार में भी कैंसर से मौत हुई है। मैं उसको, दर्द को, उस पीड़ा को बहुत भली भांति समझता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैंसर में एक मरीज तो तब आता है आपके पास जब वो 3rd स्टेज पर, 4th स्टेज पे पहुंच गया है, या जिसको हम लास्ट स्टेज कहते हैं उस पे आ गया है, सब तरफ से हार के, दूसरी तमाम पेथियों से निराश होकर वो आपके पास आया है। तब आप क्या करते हैं? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनको शुरुआत में ही मालूम पड़ जाता है कि मुझे कैंसर है। अगर ऐसे लोग आपके पास आ जाए तो क्या होगा? बिल्कुल, आपने एक सही बात कही कि यदि अर्ली स्टेज में यदि कोई पेशेंट हमारे पास में आता है और वो बिना किसी चीर फाड़ के, या हम कहें वो बिना बायोप्सी के आता है, मैं आपसे बता रहा हूँ सर कि जैसे ही कैंसर डिटेक्ट होता है, हमने सोनोग्राफी कराई, हमने CT स्कैन कराया, MRI कराई, और हमें पता लगा कि फलाने ऑर्गन्स में इसको कैंसर का ट्यूमर है या इसको वहाँ पे लीजन बना हुआ है, तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि हम पहले इसकी बायोप्सी करेंगे और बायोप्सी करने के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट हम जब देखते हैं कि जब वो उसका MRI या CT स्कैन करते हैं, पेशेंट उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। जैसे ही उसकी बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी करते से ही उसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उसकी बॉडी में डिटॉर्शन शुरू हो जाता है। कैंसर का जो चीरा लगते से जो है वो फैल जाता है, जैसे जो उसके जो कैंसर सेल्स है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं और उस लिम्फ नोड्स में ही कैंसर होता है। तो जैसे ही हम लिम्फ नोड्स को वहाँ से पंचर करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर वो मेटास्टेटिस का रूप ले लेती है। तो हम जब उसकी, डॉक्टर बोलते हैं कि अब सर्जरी करना है, पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी के बाद बोलते हैं कि अब उसकी कीमोथेरेपी करना है, तो हम फिर बोलते हैं रेडिएशन करना है, इसलिए हमें करना है कि ये बीमारी आगे कुछ समय के लिए इसको रोक ले, तो हम रोकने का प्रयास करते हैं। क्या, एक सवाल मेरा ये बन रहा है, तो जैसे हमको ये मालूम पड़े कि ये कैंसर हो सकता है, तो हमको बायोप्सी नहीं करानी चाहिए? नहीं कराना चाहिए। मैं साफ तौर पे आपसे जानना चाहूँगा, बायोप्सी नहीं कराना चाहिए। और बायोप्सी ना, डॉक्टर जो, अगर हम उस पे जाएंगे, एलोपैथी में जाएंगे, तो एलोपैथी वाला डॉक्टर तो कहेगा कि पहले बायोप्सी कराइए, दिस इज मैलिग्नेंट है कि नहीं है, ये कैंसर है कि नहीं है, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ। और आपका तर्क दूसरा है, आप कह रहे हैं कि बायोप्सी कराई तो फैल जाएगा। हम सर ये बोलते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन जो विंग है, हम जो CT स्कैन करते हैं, CT स्कैन हमारा 99% वो बता देता है कि ये कैंसरस नोड। तो फिर बायोप्सी करने की जरूरत क्या है? इलाज शुरू करिए। तो हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हम पहले कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के बाद हमें कौन से कीमो का डोज लगेगा, इसलिए वो उसकी बायोप्सी, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल ही यही है। लेकिन पर आपका कहना है कि इससे शरीर में कैंसर फैल जाता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हमने जैसे बायोप्सी करी वैसे ही हमें तकलीफ चालू हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास लेट आया बंदा, उसकी सर्जरी भी हो गई, उसकी कीमो भी हो गई, उसकी रेडिएशन भी हो गया, फिर आपके पास आए तो आप संभाल लेंगे, ठीक कर देंगे? मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास, देखिए सर, हम ये कहते हैं कैंसर के अंदर मेटास्टेटिस कैंसर को हम ये नहीं बोल सकते ये ठीक हो सकता है, परंतु यदि उसका इम्यूनिटी लेवल और एनर्जी लेवल यदि अच्छा है, हमें कहते हैं कि जब उसकी कीमोथेरेपी हो गई है, उसका रेडिएशन हो गया, तो उसकी बॉडी डिटॉर्टेड हो जाती है, उसका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है, और कीमो के बाद ही कैंसरस पेशेंट को पेन चालू हो जाता है। और हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट आ रहे हैं इस समय, वो मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास 10 में से 9 पेशेंट है वो मेटास्टेटिस वाले आ रहे हैं। और वो जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत तकलीफ में होते हैं, जो मॉर्फिन पे चल रहे हैं, पैथाडीन पे चल रहे हैं, तो उन पेशेंट को जब वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो उनकी एलोपैथी ड्रग पूरी बंद कर देती है और हमारी ही मेडिसिन हम चालू करते हैं। हमारी मेडिसिन सर स्पेशलिटी ये है कि हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन उसके पेन को रिलीव करता है। उसका रीज़न ये है कि कैंसरस जो हमारे शरीर में जब कैंसर होता है तो कैंसरस सेल्स जो होते हैं हाइपोक्सिया होते हैं, वो ऑक्सीजन को खाने का काम करते हैं। तो जो ऑक्सीजन, और जब मेटास्टेटिस होता है तो आसपास की सेल से भी ऑक्सीजन उधार लेते हैं, और जब ऑक्सीजन उधार लेते हैं तो पेन चालू हो जाता है। तो उस समय हमारी मेडिसिन हम जब वहाँ पे उस एक्सटर्नल पार्ट पे हम लगाते हैं तो लगाने मात्र से ही पेशेंट्स को
वहाँ पे जाके ऑक्सीजन का सप्लाई चालू होता है। मतलब ये कहेंगे कि जो एनर्जी, जो ब्लॉकेज एनर्जी है, एनर्जी का सर्कुलेशन यदि वहाँ पे हो जाएगा तो कैंसर का पेन, उस प्रवाह को, जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसको आप संचालित कर देते हैं। चलिए, एक सवाल मेरा ये भी, आपसे बात करते करते बहुत सारे सवाल दिमाग में और दिल में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही रोचक विषय आपने उठाया है और पहली बार मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, यानी ऊर्जा के संचार से भी कैंसर को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर हार्डिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये देखिए, कीमो, मैंने कहा जैसे कि मेरे परिवार में भी कैंसर के मरीज रहे हैं और हमने उनको खोया है कैंसर से। क्या जैसे कीमो में बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, आपने भी कहा अभी कि आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है। अभी भी हम बार बार, जब कोरोना चल रहा था तो कहा जा रहा था कैंसर के मरीज बहुत सावधान रहें, घर से बाहर ना निकलें, उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत खराब है, कमजोर है। क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भी होते हैं? नहीं सर, हमारी मेडिसिन में मैंने ये कहा, आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी मेडिसिन यदि 1 साल के बच्चे को भी दे दी जाए, खिला दी जाए, पिला दी जाए, तो उसे कुछ नहीं होगा। और मैंने कहा कि यदि मैं आप एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में यदि वो मेडिसिन टच कर दूंगा तो टच करते से ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब मैं ये कहूँगा कि यदि नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे जो ऑक्सीजन के जो सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो फैला हुआ होता है ब्लड के अंदर, और हमारी मेडिसिन जैसे टच होती है तो वो एकदम से उसकी एनर्जी को आपको बढ़ा देती है, बूस्टअप कर देती है एनर्जी को। तो जो इम्यूनिटी है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो पहले ही ऑलरेडी कम हो गई है कैंसर मरीज की कीमो के कारण या रेडिएशन के कारण, उसको आप जनरेट कर देते हैं। जनरेट करते हैं, वही करते हैं कि मैंने बताया कि जैसे 7 चक्र होते हैं। हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं और वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। हम देखते हैं कि हमारे जब कैंसर मरीज आते हैं तो हम जब उसको मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो एक बार में 50-50 ml तक बॉडी उसकी एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि वही मेडिसिन में यदि आपकी स्वस्थ व्यक्ति के हम उस पर लगाएंगे तो उस पर एब्जॉर्बेशन 5 ml भी नहीं हो पाएगा। सर, मैं ये भी एक मेरा सवाल है आपसे कि आपका जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल है, बड़ा नामी हॉस्पिटल है और मध्य भारत में इस इंदौर शहर के आसपास जो हमारे संभाग इंदौर उज्जैन संभाग में खासा लोकप्रिय है, वो इस कैंसर हॉस्पिटल में, जिसमें 100 बिस्तरों का आपका अस्पताल है, कितने प्रकार के कैंसर का इलाज होता है? क्या सारे कैंसर का इलाज वहाँ आपका हो जाता है? और मरीज जो आ रहे हैं उनको कितना लाभ इसका मिल पाता है? सर, हम ये कहेंगे कि कैंसर के हमने अलग अलग प्रकार बोल दिए हैं कि कैंसर यदि बोन में होता है तो हम इसको सार्कोमा बोल देते हैं, बोन कैंसर बोल देते हैं। लीवर में है तो हम लीवर कैंसर बोलते हैं। आहार नली का कैंसर हो जाता है, आहार नाल में है तो उसको इसोफेगस बोलते हैं। गले का कैंसर है तो फेरिंक्स बोलते हैं। टंग में है तो टंग कैंसर, गाल में है तो बकल म्यूकोसा उसको बोलते हैं। ये तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन लोगों को गाल में, टंग में बहुत होता है, ज़्यादा होता है। और बहुत ही हमारे यहाँ सर मैक्सिमम केसेस अभी इस समय बोलेंगे कि यदि 50 मरीज भर्ती हैं तो उसमें से 25 से 30 मरीज हमें गाल के और टंग कैंसर के मिलते हैं। मतलब तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इतने विभत्स रूप है उनका कि हम देखेंगे। जी बिल्कुल, मैंने वो चित्र देखे हैं। उनकी जो टंग है वहाँ से ब्लड आ रहा है, उनका पूरा जो गाल है पूरा वो नेक्रोसिस उसमें हो गया है। जो वो रेडिएशन करा लेते हैं, रेडिएशन कई बार सर्जरी हम कराते हैं, सर्जरी के बाद में जो फ्लेप होता है 6 महीने में वो वापस निकल जाता है। हमने सर्जरी करा ली, थाई से हमने या चेस्ट से हमने ग्राफ्ट करके हमने वहाँ पे लगा दिया, फ्लेप बना दिया और वो 6 महीने साल। तो ये सारे इलाज आपके अस्पताल में हो जाए, सारे प्रकार, हर प्रकार के कैंसर का इलाज आपके अस्पताल में है? जी, सारे। बोन मेरो कैंसर हो जाए, रीढ़ की हड्डी में हो जाए, पुरुषों को अंडकोश में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, वो सब आप उसमें इलाज करते हैं। ब्लड कैंसर बताते हैं बहुत खतरनाक होता है। जी बिल्कुल, उसका भी इलाज है आपके? इसका भी सर एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी एक 5 साल की बच्ची आई थी जो कि धनबाद से, झारखंड के रहने वाली 5 साल की बच्ची, उसे कैंसर डायग्नोस हुआ और वो हमारे पास आई और अभी करीब 1.5 महीना हो गया उसको इलाज चलते हुए, काफ़ी ठीक है। एक पेशेंट है ब्लड कैंसर का जो रायगढ़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्हें टाटा में कह दिया था कि इनकी 1 महीने की लाइफ है और आज 1 साल के बाद भी वो पेशेंट बहुत अच्छा। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है ये कितना लंबा चलता है, कितने समय तक लेना पड़ता है? क्योंकि होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि ठीक तो कर देती है होम्योपैथी, लेकिन लंबा इलाज चलता है। सर, हम ये बोलते हैं कि हमारा जो इलाज है तुरंत इफेक्टिव है। दूसरी बात है कि हम बोलते हैं कि हमारा इलाज 6 महीने से 8 महीने लेना चाहिए। हम ये कहते हैं कि 6 महीने और 8 महीने में ही कैंसर रोगी की लाइफ डिसाइड हो जाती है। जब हमारे पास आता है, हमारे पास सर ऐसे भी रिजल्ट हैं कि जो मेटास्टेटिस के केस हैं, मेरे पास ऐसे करीब 15 केसेस हैं जो मेटास्टेटिस के कैंसर ठीक हो गए।
अमेजिंग है ये, कोई हमारा मॉडर्न साइंस तो मान ही नहीं सकता कि कैंसर मेटास्टेटिक ठीक हो सकता है। ये मेटास्टेटिक क्या होता है? मेटास्टेटिक से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में कैंसर का फैल जाना, पूरे शरीर में फैल जाना। मतलब मुझे लीवर का कैंसर हुआ और मालूम पड़ा किडनी में चला गया, जी बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड, है ना? तो ये भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ठीक हो जाता है। हो रहे हैं। ये तो एलोपैथी से ठीक होना बड़ा मुश्किल माना जाता है। तो कैंसर को तो हम लाइलाज ही मानते हैं। कैंसर जी, को हम जी। इसलिए हम बोलते हैं कि पेन एंड पैलिएटिव केयर हमने नाम रखा है, क्योंकि केवल पैलिएटिव केयर मीन्स हम उसकी लाइफ को हमें थोड़ा सा अच्छा हमें बनाना है, लाइफ स्टाइल उसकी ठीक करनी है, तकलीफें कम करनी है, यही पैलिएटिव केयर में होता है। डॉक्टर अजय, जिस मरीज को कैंसर होता है उसकी तो मनोदशा क्या होती होगी भगवान ही जाने। जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया, मैं समझता हूँ 60-70% तो आप उसी दिन मर जाते हैं, घबराहट में, डर में, और आपको लगता है कि अब क्या होगा, अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा ना, इस कैंसर तो मुझे मार के ही मानेगा। तो वो घबराहट, वो डिप्रेशन, और जो परिजन हैं, जब हमको मालूम पड़ा हमारे परिवार में कि कैंसर है तो हमने कहा अब तो गए। तो क्या ऐसे अवसर पर कोई काउंसलिंग, कोई मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ती है? बहुत ही, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है इसकी काउंसलिंग की, क्योंकि कैंसर की बीमारी एक भय पैदा करने वाली है, और जैसे ही भय पैदा होता है वैसे ही हमारा कहते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं कोविड, मतलब कोविड हो गया तो एकदम से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। मतलब मन के हारे हार है, मन के हरारे, तो हमें मन के जीते जीत। तो कैंसर मरीज के अंदर भी ये है कि उसका मोटिवेशन होना चाहिए, उसमें जीने की तमन्ना होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि मरीज हमारा जो कैंसर वाला मरीज होता है, पेन और उसके कारण उसे लगता है कि वो उसको जीना मुश्किल है। सर अभी एक आपको मैं एक हाल का एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी एक पेशेंट एडमिट हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, इन्हें गॉलब्लैडर और लीवर कैंसर उनको हुआ है, और जनवरी से मई के बीच उनको 30 कीमोथेरेपी हुई, फिर मई से अक्टूबर तक उनको 26 रेडिएशन हुए, और अक्टूबर से लेके फरवरी तक फिर उनको कीमोथेरेपी हुई। इसके बाद उनको अनबेरेबल पेन है, दोबारा से फिर उन्होंने कीमो लिया, और अब डॉक्टर ने बोला कीमो नहीं ले सकते हैं। वो 6 इंजेक्शन लगाते हैं आईवी के अंदर मॉर्फिन, और अनबेरेबल पेन है। उन्होंने हमारे बारे में उन्हें पता लगा, उन्होंने हमसे बोला, हमने कहा कि आपको हॉस्पिटलाइज हम करेंगे तो ही हम इलाज कर पाएंगे। वो हमारे पास आए हैं, आज 5वां दिन है, और 24 आवर्स में उनका जो पेन है 70% रिलीव हुआ, और आज की तारीख में पेशेंट बिल्कुल सेटल्ड है, और उसमें जीने की दोबारा। सर ये इतना कैंसर क्यों बढ़ रहा है? सर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कैंसर बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि आप और हम सब जानते हैं सर कि हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग, हम खाने में ये रासायनिक जो हम जो खाना खा रहे हैं इसमें जो कीटनाशक दवाइयां हैं, खाद हैं, ये बड़ा कारण है। ये सबसे बड़ा कारण है। पोल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। हमारे शहरों के अंदर इतनी सारी, ये सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, ये कारण है। यही एक हमें तो हमें मतलब जैविक भोजन की तरफ जाना पड़ेगा, हमको पुरानी तरफ अपनी दिशा में लौटना पड़ेगा। ये हम जो प्रगति और भौतिकता इसको आगे की बात करते हैं उसी जगह हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जब हमारे पूर्वज हल से खेती करा करते थे और गोबर की खाद डाला करते थे। आप कहेंगे सर कि हम यदि 90 के दशक की बात करें, 1990 के दशक में कैंसर कहाँ इतना होता था? जी बिल्कुल सही है। 2010 में भी नहीं था, परंतु 2010 के बाद से एकदम से कैंसर के रोगी बढ़ना चालू। क्या कैंसर को रोकने के लिए आपकी जो डेली रूटीन है, दैनिक दिनचर्या, उसमें कोई परिवर्तन करके आप कैंसर को रोक सकते हैं? देखिए कैंसर से रोकने के लिए, देखो कैंसर ऐसा होता है कि कोई उसकी पर्टिकुलर उसकी कोई काज नहीं है कि कैंसर क्यों हो रहा है। कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्यों बोलते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खा रहे हैं, वो इसमें डेंजर जोन में है, परंतु जो लोग नहीं खा रहे हैं उन्हें भी एक हो सकता है। बिल्कुल, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी सुपारी का एक दाना नहीं खाया, पान नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, और उनको कैंसर हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो ये कहेंगे ना सर कि एक इम्यूनिटी वाली बात है कि उनकी इम्यूनिटी कम होगी, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो उनकी लाइफ में आ गए और उनको कैंसर हो गया। तो खान पान से संबंधित कोई विशेष पहलू जो आप सलाह देना चाहें लोगों को, खासकर हमारी नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को जो दाल सब्जी नहीं खाना चाहते, हरी सब्जियां नहीं खाते, दाल नहीं खाते, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो सिगरेट पीना फैशन मानते हैं, छोटी सी उम्र में कोल्ड ड्रिंक्स पीना, शराब पीना मानते हैं, क्या ऐसे लोगों को आप कोई सलाह देंगे कि क्या वो खाएं पिए कि उनको भविष्य में? बिल्कुल सर, मैं सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले जंक फूड जो है, जंक फूड जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये खाना है जो 2 महीने तक रखा हुआ है, पेप्सी है, पिज्जा है, बर्गर है, ये सब छोड़ना। पॉइजन्स हैं, ये तो है ही है। हमें यदि हम अच्छी ग्रीन कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब कैंसर को पैदा करने वाली चीजें हैं, इनसे बचना चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए। सर अगर हम ये कहें कि शैक्षणिक प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, कैंसर को लेकर डर बहुत है, कैंसर को लेकर भ्रम बहुत है, भ्रांतियां बहुत हैं, क्या हर गठान कैंसर होती है? तो क्या इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है?
हाँ बिल्कुल, प्रचार प्रसार की इसलिए आवश्यकता है कि यदि हमें कहीं भी बॉडी में ऐसा, मैं सब देखता हूँ इलेक्ट्रिक होम्योपैथी के प्रचार प्रसार नहीं है। मेरे लिए आज पहला अवसर है 40 साल के जर्नलिज्म में जब मैं इस पैथी पर लोगों आपसे बात कर रहा हूँ। सर दो एक बार में कहूँगा, एक तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के बारे में बताएं। हमारे पास ऐसी इस समय सब 3 हमारे पास लेडीज महिलाएं मौजूद हैं जिनको ब्रेस्ट के अंदर गठान है और उन्होंने केवल शर्म के मारे उन्होंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया कि मुझे नोड है, और वो नोड अल्सर का रूप ले लिया, बस्ट हो गई, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। उस कंडीशन में हमारे पास वो आई हैं। अब उनकी सर्जरी, डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी हो नहीं सकती, अभी कीमो लेना है, कीमो भी ना हमको नहीं लेना चाहते हैं वो, और वो पेशेंट आए हुए। तो कहा कि कोई भी शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो हमें उसको डॉक्टर को बताना चाहिए और उसको डायग्नोस करना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि इलेक्ट्रोपैथी शैक्षणिक की बात आप कहें कि बिल्कुल आपने कहा, सही कहा सर। हमने इलेक्ट्रोपैथी के प्रचार प्रसार के लिए हमने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी की स्थापना की है, जो बड़ौदा अर्जुन शिप्राथाने के पीछे हमने एक मेडिकल कॉलेज बनाया है। और उस मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधा जो एक होना चाहिए, एक कॉलेज मेडिकल कॉलेज। पटना में भी बड़ा इंस्टीट्यूट है किसका? जी, पटना में एक हमारा सेना अनुसंधान केंद्र का एक सेंटर है वहाँ पे। और जो अश्विनी कुमार चौबे साहब है मंत्री, वो भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अश्विनी कुमार चौबे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर, उनके परिवार में 2 ऐसे कैंसर रोगी हैं जिनका इलाज हमारे जो सीनियर सर हैं उन्होंने किया है, और वो अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने देखे हैं। वो भी इसका प्रचार करते हैं। इस प्रकार से फिर हमारे वो फॉलोअर बन गए और वो आज हम ये कैसे एम्बेसडर के रूप में हमारा काम करते हैं। क्या सच में कैंसर इतना डरावना है जितना कि हम समझते हैं, जितना कि उसके बारे में हमको बताया गया है? कैंसर से भयभीत तो जरूर करता है, परंतु हमें उसकी डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। और हम कहते हैं कि यदि हम उससे डर रहे हैं तो हम अपना जीवन वैसे ही हम खो रहे हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। और यदि हमें लड़ने की क्षमता है हमें ऑटोमेटिक वो इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। हमारे मरीज, हम जो बोलते हैं कैंसर जो रोगी हैं, वो यदि अपनी हौसला बुलंद रखें तो निश्चित ही कि कैंसर को हरा देते हैं। और हमारे यहाँ अस्पताल में जो मरीज हताश हो चुके हैं कैंसर से, जी, उनके लिए क्या संदेश है आपका? छोटा संदेश। मेरा संदेश यही कि उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा अपना मोरल और अपनी सब चीज़ों को एक्टिव रखें, और जीने की तमन्ना यदि उनमें रहेगी तो निश्चित वो उसको जीतेंगे। और एक बार और मैं कहना चाहूँगा सर कि हमारे कैंसर मरीजों के लिए कि हमारे मॉडर्न साइंस के अंदर हम बोलते हैं कि कैंसर के मरीज को प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, और हमारे एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि डबल प्रोटीन डाइट कर देना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि प्रोटीन कैंसर का भोजन है, और प्रोटीन बिल्कुल हमारे भोजन से बंद कर देना चाहिए। हम केवल अल्कलाइन डाइट्स लें। अल्कलाइन डाइट्स है नहीं, अल्कलाइन डाइट्स मतलब सब वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, और हाई प्रोटीन जो होते हैं जैसे दाल है, अंडे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, लेना है, मीट नहीं लेना है, ड्राई फ्रूट्स, दाल नहीं लेना है, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, अखरोट है, बादाम है, ये हमें बिल्कुल हमारे खाने से बाहर करना चाहिए। सर, आपका जो देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल है, बड़ा नामी अस्पताल है, बहुत मशहूर अस्पताल है पूरे मध्य भारत में। इसमें जब लोग आते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो कितने % मरीज आपके कैंसर मुक्त होकर जाते हैं उनकी? सर, हम बोलते हैं कि जब मरीज हमारे हॉस्पिटल में आता है तो बहुत दुख और तकलीफ में आता है। हम जब हॉस्पिटल में हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि पेशेंट को हम 5 दिन और 7 दिन रखते हैं, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो उसकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है। और जो मरीज आते हैं, मैक्सिमम मरीज हमारे पास मेटास्टेटिस वाले आ रहे हैं जो अपना एलोपैथिक इलाज ले चुके होते हैं, और वो हमारे मरीज आते हैं। तो उन मरीज को हम 7 दिन अपने हॉस्पिटल में रखते हैं, और उनका इम्यूनिटी लेवल हम लोग बढ़ाते हैं, एनर्जी लेवल बूस्टअप करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं मेडिसिन से, और मेडिसिन को खाने को देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे वो मरीज हैं वो 50%, 60%, अकॉर्डिंग टू जो उनकी इम्यूनिटी है, 50 to 90% तक वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो प्रेजेंट जो कंप्लेंट है उससे वो बाहर आ जाते हैं, और यहाँ से मुस्कुराते हुए जाते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय हार्डिया। आप सुन रहे थे कैंसर विशेषज्ञ MD/EH इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर अजय हार्डिया को। वो कह रहे हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में कैंसर के इलाज की विधा है, तकनीक है। वो ऊर्जा को संचारित करेंगे, ऊर्जा को प्रभावित करेंगे, ऊर्जा को जागृत करेंगे। वो हर्बल ट्रीटमेंट देते हैं। 114
जड़ी बूटियां हैं, 114 पौधे हैं जिनके जरिए कैंसर का इलाज किया जाता है। हालांकि डिजियाना न्यूज़ किसी भी पद्धति की या किसी भी पैथी की वकालत या समर्थन नहीं करता है, लेकिन ये भी एक पैथी है, एक विधा है। और जो लोग कैंसर के से मरीज हैं, कैंसर से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, वो चाहें तो स्वेच्छा से इस पैथी का आजमा सकते हैं, इस पैथी का अनुभव भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा विज्ञान और बहुत सारी जानकारियां भी ऐसी हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है। इटली से ये विज्ञान निकला है और इटली से निकले हुए इस विज्ञान की अनेक संस्थाएं हैं। हालांकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में देश में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम प्रचार प्रसार है। बावजूद इसके डॉक्टर अजय हार्डिया का यह दावा है कि इस पैथी से वे कैंसर को ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपको हमारा यह शो कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।